महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक हादसा। रायगढ़ के खोपोली में खाई में गिरी बस हादसे में 13 लोगों की मौत, कई घायल। राहत और बचाव का कार्य जारी। शरद पवार की पार्टी कर्नाटक में 45 सीटों पर लड़ेगी। एनसीपी ने नेशनल पार्टी का दर्जा पाने के लिए मैदान में उतरने का फैसला किया। दिल्ली में जारी रहेगी बिजली सब्सिडी। सियासी बवाल के बाद एलजी ने दी फाइल को मंजूरी, सरकार को दी सलाह। आबकारी नीति में केजरीवाल से सीबीआई कल करेगी पूछताछ। राजधानी का सियासी पारा फिर से गर्म। राजस्थान में छुपा बैठा है अमृतपाल। हनुमानगढ़ जिले के आसपास चल रही तलाश, खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय, जगह जगह नाकबंदी की रही। आज सुबह प्रयागराज पहुंचेंगे असद गुलाम के शव। झांसी से रात 1:30 बजे पुलिस सुरक्षा में रवाना हुए। आज ही किया जाएगा सुपुर्दे खाक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका न्यूज एट 9 AM में। बात करते हैं खबरों की, जहां खबर आ रही है कि बाल बाल बचे जापान के प्रधानमंत्री। पीएम किशिदा को सुरक्षित जगह ले जाया गया। जापान के पीएम के भाषण के दौरान धमाका। वकायनामा में भाषण के दौरान हुआ धमाका। पीएम किशिदा को सुरक्षित जगह ले जाया गया। जापान के पीएम के भाषण के दौरान धमाका। वकाया में भाषण के दौरान धमाका। जापान के पीएम के भाषण के दौरान धमाका। वकायामा में भाषण के दौरान हुआ धमाका। हमलावर ने स्मोक बम फेंका। जापानी मीडिया का कहना है कि हमलावर ने स्मोक बम फेंका। धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बाल बाल बचे जापान के प्रधानमंत्री। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि कैसे हमला किया गया है प्रधानमंत्री किशिदा पर। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा को बचाने में जुटे सुरक्षाकर्मी। साथ ही मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी बना। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा पर अचानक हुआ हमला। साथ ही जापानी मीडिया का कहना है कि हमलावर ने स्मोक बम फेंका था। खबर प्रयागराज से है, जहां अतीक के बेटे अशद के एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कब्रिस्तान के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील। कब्रिस्तान के अंदर मीडिया को भी जाने की मनाही। कसारी मसारे स्थित कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्द-ए खाक। अतीक का जनाजे में शामिल होने पर भी सस्पेंस। बेटे के जनाजे में जाने के लिए कोर्ट में दी अर्जी। अतीक की अर्जी पर कोर्ट आज करेगी सुनवाई। साथ ही अतीक के पिता की कब्र के पास दफन होगा असद। खबर प्रयागराज से है, जहां अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कब्रिस्तान के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील। कब्रिस्तान के अंदर मीडिया को भी जाने की मनाही। कसारी मसारे स्थित कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्द-ए खाक। अतीक का जनाजे में शामिल होने पर अभी भी सस्पेंस।
बेटे के जनाजे में जाने के लिए कोर्ट में दी अर्जी। अतीक की अर्जी पर कोर्ट आज करेगा सुनवाई। अतीक के पिता की कब्र के पास दफन होगा असद। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर। कब्रिस्तान के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील। खान साहब, खबर झांसी से है, जहां आधी रात करीब 2 बजे हुआ असद गुलाम का पोस्टमार्टम। झांसी के रानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज में हुआ पोस्टमार्टम। दोनों के परिजनों को सुपुर्द किया गया शव। परिजन शव लेकर झांसी से प्रयागराज के लिए हुए रवाना। 1 सीओ, 2 इंस्पेक्टर, 2 एसआई, 4 हेड कांस्टेबल हुए रवाना। आधी रात करीब 2 बजे हुआ असद गुलाम का पोस्टमार्टम। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुआ पोस्टमार्टम। दोनों के परिजनों को सुपुर्द किया गया शव। आधी रात करीब 2 बजे हुआ असद और गुलाम का पोस्टमार्टम। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुआ पोस्टमार्टम। दोनों के परिजनों को सुपुर्द किया गया शव। परिजन शव लेकर झांसी से प्रयागराज के लिए हुए रवाना। 1 सीओ, 2 इंस्पेक्टर, 2 एसआई, 4 हेड कांस्टेबल, 12 कांस्टेबल हुए रवाना। आधी रात करीब 2 बजे हुआ असद गुलाम का पोस्टमार्टम। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर गाजीपुर से आ रही है, जहां बसपा सांसद अफजाल अंसारी के भाग्य का फैसला आज। अफजाल अंसारी, उनके भाई मुख्तार पर आज फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी फैसला। कोर्ट आज गैंगस्टर एक्ट में सुनाएगी फैसला। कृष्णानंद रॉय हत्याकांड मामले में कोर्ट सुनाएगी फैसला। हत्याकांड में कृष्णानंद रॉय समेत 7 लोगों की हुई थी मौत। बसपा सांसद अफजाल अंसारी के भाग्य का फैसला आज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इकरार जुड़े हुए हैं। जी इकरार, कब तक फैसला आने की उम्मीद है? जी बता दूं चाहता हूँ 2005 में तत्कालीन विधायक कृष्ण राय के साथ जो 7 लोगों की हत्या थी, उसमें कोर्ट में पूरी बहस कंप्लीट कर ली गई। कोर्ट के द्वारा एमपी कोर्ट के द्वारा 15 तारीख को उनके मुख्तार अंसारी और उनके बड़े भाई सांसद गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी और उनके बहनोई बहनोई के ऊपर मुकदमे की सुनवाई होगी। अब देखना है कोर्ट फैसला, लेकिन अंदाजा यही लगा जाता है कि लंच के बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। जी कितने बजे तक फैसला आने की उम्मीद है? जी वही बता दो ना कि कम मतलब सब 12 से 2 के बीच में आने का फैसला आने का है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अफजाल अंसारी, उनके भाई मुख्तार पर आज फैसला। नोएडा में 100 नए करीब कोरोना पॉजिटिव मिले। स्कूल, ऑफिस, मॉल में मास्क अनिवार्य। स्कूल, ऑफिस, मॉल में मास्क अनिवार्य। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत। नोएडा में 24 घंटों में 100 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि। नोएडा में 100 नए कोरोना पॉजिटिव मिले।
कोरोना के बढ़ती रफ्तार को देखते सतर्क रहने की जरूरत। नोएडा में 100 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। स्कूल, ऑफिस और मॉल में मास्क अनिवार्य। कोरोना के बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। जी प्रवेश, अब तक कितने मामले हो गए हैं कोरोना के नोएडा में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नोएडा में कल गुरुवार को 114 केस आए थे और उसके बाद जो है इनकी जो संख्या है लगातार बढ़ती चली जा रही है और जिसके मद्देनजर देखते हुए नोएडा प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसमें सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, कार्यालय, कॉलेज और सिनेमा हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और फेस मास्क अनिवार्य होगा। जी, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई गाइडलाइन जारी किया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सिनेमा हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्कूल में मास्क अनिवार्य है, सरकारी दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नोएडा में लगातार जो केस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। जी, साथ ही अस्पताल किस तरीके से तैयार है कोरोना को लेकर के? नोएडा में जो 3 अस्पताल है उनका जो निरीक्षण हुआ था उसमें एक मॉक ड्रिल हुई थी जिसमें ये देखा गया था कि अगर भारी संख्या में जो है अगर कोरोना के पेशेंट एक साथ आते हैं तो उनको किस तरीके से दिशा निर्देश दिए जाएंगे, किस तरीके से उनके रखा जाएगा, रख रखाव के देखते हुए। लेकिन उस मॉक ड्रिल में एक चीज सामने आई कि अस्पताल प्रशासन में स्वास्थ्य कर्मी की संख्या जो है वो कहीं ना कहीं कम है और जब भारी संख्या में अगर पेशेंट आएंगे तो उनको संभाल पाना नोएडा बड़ा मुश्किल काम होगा। जी, शुक्रिया प्रवेश तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। स्कूल, ऑफिस और मॉल में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। खबर आगरा से है, जहां फतेहाबाद पुलिस और एसओजी टीम को मिली सफलता। संयुक्त रूप से पुलिस टीम ने की कार्रवाई। आईपीएल मैच में सट्टा खिलाने वाले 2 गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर फतेहाबाद पुलिस ने की कार्रवाई। 2,12,000 रुपए नगद, 1 वर्ना कार, 3 मोबाइल और लैपटॉप बरामद। दोनों अभियुक्त कस्बा फतेहाबाद निवासी बताए जा रहे हैं। थाना फतेहाबाद के रसूलपुर का मामला। फतेहाबाद पुलिस और एसओजी टीम को मिली सफलता। फतेहाबाद पुलिस और एसओजी टीम को मिली सफलता। खबर आगरा से है, जहां संयुक्त रूप से पुलिस टीम ने की कार्रवाई। आईपीएल मैच में सट्टा खिलाने वाले 2 गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर फतेहाबाद पुलिस ने की कार्रवाई। खबर बुलंदशहर से है, जहां कोरोना के नए मरीज सामने आने पर हड़कंप मचा। लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। शहर में 18 नए कोरोना संक्रमित आए सामने। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या पहुंची 51। खबर बुलंदशहर से है, जहां कोरोना के नए मरीज सामने आने से मचा हड़कंप। लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। खबर अमरोहा से है, जहां अंबेडकर की प्रतिमा पर नाले का लगाया कीचड़। दिन निकलते ही जाटव समाज के लोगों में आक्रोश। शरारती तत्वों का बताई जा रही है करतूत। हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव दयावली खालसा का मामला ये बताया जा रहा है, जहां अंबेडकर की प्रतिमा पर नाले का कीचड़ लगाया गया।
दिन निकलते ही जाटव समाज के लोगों में आक्रोश। शरारती तत्वों की बताई जा रही करतूत। हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव दयावली खालसा का मामला। अंबेडकर की प्रतिमा पर नाले का लगाया कीचड़। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां आज मिट्टी में मिल जाएगा असद। असद गुलाम का शव पहुंचा प्रयागराज। कब्रिस्तान पहुंचा असद का शव। कब्रिस्तान के बाहर कड़ी सुरक्षा। आज मिट्टी में मिल जाएगा असद। असद गुलाम का शव पहुंचा प्रयागराज। कब्रिस्तान पहुंचा असद का शव। कब्रिस्तान के बाहर कड़ी सुरक्षा। घर नहीं ले जाया गया असद का शव। थोड़ी देर में असद को दफनाया जाएगा। लोगों को घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई। आज मिट्टी में मिल जाएगा असद। कब्रिस्तान पहुंचा असद का शव। कब्रिस्तान के बाहर कड़ी सुरक्षा। घर नहीं ले जाया गया असद का शव। थोड़ी देर में असद को दफनाया जाएगा। लोगों को घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई। असद गुलाम का शव पहुंचा प्रयागराज। कब्रिस्तान पहुंचा असद का शव। कब्रिस्तान के बाहर कड़ी सुरक्षा। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाएंगे दिल्ली। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ दिल्ली जाएंगे। निकाय चुनाव टिकटों पर आला कमान के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाएंगे दिल्ली। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ जाएंगे दिल्ली। निकाय चुनाव टिकटों पर आला कमान के साथ बैठक। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ जाएंगे दिल्ली। निकाय चुनाव टिकटों पर आला कमान के साथ बैठक। थोड़ी देर में दोनों नेता दिल्ली के लिए निकलेंगे। टिकटों को लेकर आला कमान के साथ करेंगे बैठक। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाएंगे दिल्ली। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ जाएंगे दिल्ली। निकाय चुनाव टिकटों पर आला कमान के साथ बैठक। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह साथ दिल्ली जाएंगे। निकाय चुनाव टिकटों पर आला कमान के साथ करेंगे बैठक। थोड़ी देर में दोनों नेता दिल्ली के लिए निकलेंगे। टिकटों को लेकर आला कमान के साथ करेंगे बैठक।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाएंगे दिल्ली। खबर बुलंदशहर से है, जहां एसएसपी ने निकाय चुनाव के मद्देनजर किया भ्रमण। एसएसपी ने कई थानों का किया निरीक्षण। एसएसपी ने कई थानों का किया निरीक्षण। छतारी थाना क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण। मतदान केंद्र पर पानी, सीसीटीवी कैमरा, टॉयलेट की देखी व्यवस्था। निकाय चुनाव में 12,000 लोगों को किया पाबंद। पुलिस ने असामाजिक तत्वों को किया बाउंड। मतदाता केंद्रों को सीसीटीवी से किया लैस। छतारी का एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। एसएसपी ने निकाय चुनाव के मद्देनजर किया भ्रमण। एसएसपी ने कई थानों का किया निरीक्षण। मेरठ में फिर बढ़ रहा कोरोना। एक दिन में मिले 42 मरीजों ने बढ़ाई चिंता। स्वास्थ्य विभाग केस बढ़ने से हुआ अलर्ट। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 74 पहुंची। साथ ही सीएमओ ने कोविड गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई। मेरठ में फिर बढ़ रहा है कोरोना। एक दिन में मिले 42 मरीजों ने बढ़ाई चिंता। स्वास्थ्य विभाग केस बढ़ने से हुआ अलर्ट। अब जिले में एक्टिव केसों की संख्या 74 पहुंची। सीएमओ ने कोविड गाइडलाइन की जारी। गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई। सभी अस्पतालों को फीवर डांस बनाने के दिए निर्देश। बढ़ रहे कोरोना के केसों को देखते हुए लिया निर्णय। मेरठ में फिर बढ़ रहा कोरोना। खबर मेरठ से है, जहां विशु हत्याकांड में लापरवाह इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर के आदेश। विवाद को गंभीरता से लिया जाता तो नहीं होता हत्याकांड। एसएसपी ने इंस्पेक्टर को किया लाइन हाजिर। विशु हत्याकांड के बाद गांव में फैला सांप्रदायिक बवाल। आक्रोशित लोगों ने आरोपितों के घर में की आगजनी और पथराव। आगजनी पथराव के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात। पलड़ा गांव में बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। विशु हत्याकांड में लापरवाह इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर के आदेश। खबर मेरठ से है, जहां विशु हत्याकांड में लापरवाह इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर के आदेश। विवाद को गंभीरता से लिया होता तो नहीं होता हत्याकांड। एसएसपी ने इंस्पेक्टर को किया लाइन हाजिर। विशु हत्याकांड के बाद गांव में फैला सांप्रदायिक बवाल। आक्रोशित लोगों ने आरोपितों के घर में की आगजनी और पथराव। पथराव के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां फायर डे के अवसर पर अग्निशमन विभाग द्वारा फायर सेफ्टी को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने हरी झंडी दिखाकर जेल तिराहे से रवाना किया। बता दें कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह में फोस्टिकेन नामक मालवाहक जहाज, जिसमें रुई की गांठें, विस्फोटक एवं युद्ध उपकरण भरे हुए थे, उसमें अकस्मात आग लग गई। आग को बुझाते समय जहाज में विस्फोटक सामग्री होने के कारण 66 अग्निशमन कर्मी आग की चपेट में आकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने व अग्नि से बचाव के उपाय बताने के लिए देश भर में यह दिवस मनाया जाता है।
दुर्ग जिले के वासियों के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। दुर्ग से केवटी तक चलने वाली ट्रेन अब रोजाना अंतागढ़ तक चलेगी। दुर्ग से सिर्फ केवटी तक चलने वाली ट्रेन का विस्तार किया गया है, जिससे अब यह ट्रेन अंतागढ़ तक चलेगी। अंतागढ़ तक चलने से अब छात्र छात्राओं को भी इसका फायदा मिलेगा। वहीं आने जाने वाले लोगों को समय की बचत भी होगी। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने किया पदभार ग्रहण। इस अवसर पर अल्ताफ अहमद अध्यक्ष मदरसा बोर्ड ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने कार्यालय छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड में अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अरुण वोरा विधायक एवं अध्यक्ष वेयर हाउस कॉरपोरेशन महेंद्र छाबड़ा, अध्यक्ष राज्य अल्पसंख्यक आयोग एवं इदरीश गांधी उर्दू अकादमी सहित उपस्थित अतिथियों ने अल्ताफ अहमद को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अल्ताफ अहमद ने भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं पूरी लगन और मेहनत से उसे पूरा करूंगा। मदरसों के विकास और उत्थान के लिए विशेष रूप से कार्य योजना बनाकर कार्य करना है। मदरसों की जो समस्याएं हैं, निराकरण के लिए विशेष रूप से प्रयास करना है। साथ ही कहा कि मदरसा बोर्ड के माध्यम से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो। जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी मुझे दी है और कल ही पदभार ग्रहण किया हूँ मैं। और निश्चित ही मदरसा बोर्ड में के माध्यम से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को हम आम जन तक पहुँचाएंगे। और मदरसा बोर्ड भी एक बोर्ड है, शिक्षक का एक केंद्र है शिक्षा का, जहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के जितने पाठ्यक्रम होते हैं मिडिल स्कूल तक उसकी रेगुलर पढ़ाई की जाती है। मदरसा मतलब वो भी एक विद्यालय है, उर्दू में उसको विद्यालय को मदरसा बोलते हैं। कोंडागांव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती समारोह का आयोजन 14 अप्रैल को जिला मुख्यालय कोंडागांव में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कोर्ट परिसर के पास स्थित बाबा साहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष पंचशील दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद सर्व अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के जनों के माध्यम से संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय कोंडागांव में रैली निकाली गई। इसके बाद न्यायालय परिसर में ही सभा का आयोजन किया गया। कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो प्रेरणा देश के लिए, जो उनकी सोच थी, तो परिकल्पना थी, हम सभी को उसे सार्थक करने के लिए कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करने के लिए जीवन में प्रयास करें। उनके आदर्शों को पूरा करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। अपने जिले में एकता की मिसाल कायम करने की आवश्यकता है। पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, इस पर हमने पुण्य स्मरण किया और इस शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण किया था और देश के हर नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया था, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए संविधान में प्रावधान किया था और एसटी, एससी, ओबीसी अन्य वर्गों के लिए भी संविधान में व्यवस्थाएं की थी, जिसके कारण आज इन वर्गों के उत्थान और प्रगति के लिए कारगर साबित होता है। मैं इस अवसर पर पुनः मैं बधाई देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पे आज जो कार्यक्रम है उसमें मुझे आने का सुअवसर मिला और सौभाग्य मिला, और जिसमें कि समाज के सभी लोग जो है यहाँ पे उपस्थित हैं। माननीय विधायक जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ पे उपस्थित हैं, और सभी के साथ जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो प्रेरणा है, जो उनका देश के लिए जो उनकी सोच थी, जो परिकल्पना थी, हम सब उनको सार्थक बनाने के लिए अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ जीवन में प्रयास करें। यही सब हम लोग यहाँ पे संकल्पित भी रहते हैं और इसी का प्रयास करने के लिए, उनके आदर्शों का पालन करने के लिए हम सब एकजुट होकर कार्य करें। अपने ज़िले को एकता का मिसाल बनाएं, अपने ज़िले को जो है गरीबी उन्मूलन के लिए मिसाल बनाएं। 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जाएगी।
बाजे गाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकाली गई। रैली सुभाष वार्ड से होते हुए कलेक्ट्रेट रोड में स्थापित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा की पूजा अर्चना के बाद शहर का भ्रमण किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में आज 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में इस वक्त हम मौजूद है कांकेर जिले के यहाँ शहर में मौजूद है। मेरे पीछे जस्ट आप देख सकते हैं जो बाबा साहब की जो मूर्ति है, यहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ा पंडाल लगाया गया और बहुत ही बड़ी आज जो बाइक रैली सुबह निकाली गई थी। इस वक्त हमारे साथ जो बौद्ध महासभा के अध्यक्ष है बीरबल गढ़पाले जी, उससे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों में कितना आज उत्साह देखने को मिला है आज की जो सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली में जो लोग शामिल हुए थे। सबको जय भीम। साथियों, बड़े उत्साह का वातावरण है और कांकेर में जो बाइक रैली निकाली गई वो ऐतिहासिक थी। आज सुबह 9 बजे बाइक रैली निकाली गई और दोपहर में अभी 4 बजे पैदल रैली निकाली जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदमकद प्रतिमा में पूजा अर्चना करने के बाद पुनः स्टेट बैंक के सामने स्टैचू में कार्यक्रम होगा और वहाँ मंची कार्यक्रम होगा जिसमें अतिथियों का सम्मान और जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनका सम्मान और जो कल 12 तारीख को परसों 12 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ उसमें जो प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा, उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। जो उनकी जयंती है वो बड़ी ही धूमधाम से कांकेर शहर में भी मनाया जा रहा है। विकासम भोरे, के न्यूज इंडिया, कांकेर। औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी नगरीय निकाय से अपने विचार मांगे हैं। इसी के मद्देनजर नगरपालिका निगम भिलाई के सभागार में विशेष सामान्य सभा औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किए जाने को लेकर आयोजित की गई। सभा में महापौर नीरज पाल सहित पक्ष विपक्ष के सभी पार्षद उपस्थित हुए। औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किए जाने के संबंध में दोनों ही पक्षों के बीच चर्चा जारी रही। दोनों ही पक्षों में तनातनी का माहौल देखने को मिला। साथ ही कोई भी पार्षद किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं दिखा। दोनों ही दलों के पार्षदों में बैठक शुरू होने से लेकर अंत तक सरगर्मी से चर्चा होती रही। सभी अपने अपने पक्ष को मजबूत दिखाने में डटे रहे। वहीं विपक्षी पार्षदों ने शहर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को भी संपत्ति कर में छूट दिए जाने की मांग की। इस पर दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। लगातार होती बहस के बीच विपक्षी पार्षदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद बहुमत के आधार पर शहर सरकार के सत्तारूढ़ दल ने प्रस्ताव को पारित कर दिया। राष्ट्रगान के पश्चात सभा का समापन हुआ। सत्ता पक्ष के द्वारा उद्योग कंपनियों के लोगों का संपत्ति कर माफ करने के लिए लाया गया था और इनके द्वारा संपत्ति कर माफ की जब बात आई तो हमारे द्वारा यही कहा गया कि पूरे भिलाई का आप संपत्ति कर माफ करिए, बीपीएल परिवार के लोगों का माफ करिए, जो ठेला खोमचा करके यहाँ संपत्ति दुकान खोल के बैठे सबका पैसा माफ करिए। तो इनके द्वारा, इनके सदन के सदस्यों के द्वारा, शहर सरकार के द्वारा बीपीएल परिवार को फर्जीवाड़ा कहा गया, फर्जी परिवार कहा गया, जिसके विरोध में हम विपक्ष के लोग बहिष्कार करके आज हम लोग आ गए। देखिए, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य में जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनको संपत्ति कर से छूट दी जाए। उसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ये रही होगी कि उद्योग, अगर छत्तीसगढ़ के उद्योग अगर अपने मूल स्वरूप में वापस आ सकेंगे, जो कि पिछले 2-3 सालों में कोविड और दूसरी वजह से औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित रहा है, उन औद्योगिक इकाइयों को फिर से मदद करने के लिए, उनको सहारा देने के लिए उस छूट में जो संपत्ति कर उनसे लिया जाता है उसमें कुछ छूट प्रावधानों के तहत जो अधिनियम में उल्लेखित हैं, उन जो अधिनियम के तहत जो उल्लेखित प्रावधान है उसके तहत अगर कुछ छूट उनको दी जाए, जिससे कि वो औद्योगिक इकाइयाँ वापस अपने मूल स्वरूप में आ सकें, जिससे प्रदेश में रोजगार भी उत्पन्न होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां कब्रिस्तान के बाहर कड़ी सुरक्षा। घर नहीं ले जाया गया अशद का शव। थोड़ी देर में अशद को दफनाया जाएगा। लोगों को घर से बाहर ना निकलने की अपील। आज मिट्टी में मिल जाएगा अशद। कब्रिस्तान पहुंचा अशद का शव। सीधी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। कसारी मसारी कब्रिस्तान से हमारे संवाददाता विनय मिश्रा लाइव है हमारे साथ। जी विनय, तो क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी, आपको बता दें कि असद अब मोहम्मद गुलाम का शव जो है अभी अभी ले आया गया है कसारी मसारी में। यहाँ भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। और यहाँ पर अभी कुछ ही देर में जो है इनको जो है सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। आप तस्वीरों में सीधा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की गई है। हम आपको तस्वीरों सीधा दिखा रहे हैं। अंदर जाने के लिए मीडिया को मनाही है, तो जिससे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है सुरक्षा कारणों के कारण। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एक तरफ हम आपको देख रहे हैं जिस शव को जिस एम्बुलेंस से लाया गया है, वह एम्बुलेंस हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पे खड़ी है, कब्रिस्तान के बगल में खड़ी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ एक टेंट भी लगाया गया है, प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई है। कुछ देर बाद असद को जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जी, साथ ही अशद के शव को उसके पैतृक आवास नहीं ले जाया गया है, इसके क्या कारण निकलकर सामने आ रहे हैं? जी, बता दें कि जो यहाँ पे भीड़ है उनको प्रशासन के द्वारा मनाही की गई है कि यहाँ भीड़ इकट्ठा न हो, कि वहाँ किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो। सुरक्षा की दृष्टिगत जो है उसके आवास पैतृक आवास पे शव को नहीं ले जाया गया है। सीधा जो है कब्रिस्तान जहाँ पे उनका जो है अंत्येष्टि होती है वहां पे उसके शव को ले जाया गया है। जी, बने रहिए हमारे साथ विनय, आगे भी हम आपसे तमाम जानकारी लेंगे। तो ये हम आपको कब्रिस्तान से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अशद और गुलाम का शव पहुंचा प्रयागराज। कब्रिस्तान पहुंचा अशद का शव। कब्रिस्तान के बाहर कड़ी सुरक्षा। साथ ही सुरक्षा कारणों से अशद के शव को पैतृक आवास पर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। थोड़ी देर में अशद को दफनाया जाएगा। लोगों को घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई। साथ ही कब्रिस्तान के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। फिर से एक बार हम विनय मिश्रा से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। विनय, अतीक की अर्जी पर सुनवाई होनी है, इस पर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जो है आज एमपी विले कोर्ट में अतीक की अर्जी है, तो उसने एक अर्जी दाखिल की है कि वे अंतिम जो संस्कार है इनके बेटे असद का, इसमें शामिल होने के लिए अर्जी दी गई है। अब कुछ ही देर में जो है ये एमपी एमएलए कोर्ट से इसका फैसला भी आने वाला है। जी, साथ ही बताया जा रहा है कि शायद अपने बेटे के अंतिम दर्शन के लिए उनकी मां पहुंच सकती हैं, शाइस्ता परवीन, तो इसकी क्या कुछ जानकारी है? जी, शाइस्ता परवीन जो है आज जो है यहाँ शामिल होने के लिए कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है, सरेंडर कर सकती हैं आज कोर्ट में, और वो अंत्येष्टि में यहाँ शामिल भी हो सकती हैं। और इस सूत्रों की माने तो यहाँ पे जो है चापे चाप पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। महिला पुलिस कर्मियों की जो है सादे ड्रेस में तैनाती की गई है। कुछ महिला पुलिस कर्मियों की बुर्के की में तैनाती की गई है, जो कि चप्पे चप्पे पे नजर बनाए हुए हैं। शाइस्ता की आने की जो है खबर सूत्र से मिल रही है। जी, साथ ही अतीक के परिवार से कौन पहुंचा हुआ है?
कब्रिस्तान। उसी तरह से जी, आपको बता दें कि उनकी जो रिश्तेदार हैं, उनके नाना हैं, वो पहुंचे हैं और उनके द्वारा ही ये अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। और बाकी यहाँ किसी को बाहरी आने की मनाही है। पुलिस ने हर जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है क्योंकि सुरक्षा कारणों से जो भीड़ अंदर ना आने पावे। अब किसी प्रकार का जो है यहाँ पे कोई बवाल या कोई उग्रता प्रदर्शन न होने पावे, इसकी सुरक्षा जो है यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जी विनय, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेंगे। कब्रिस्तान में बेटे के अंतिम यात्रा में मां हो सकती हैं शामिल, शाइस्ता परवीन कर सकती हैं आज सरेंडर। अतीक के आवास पर लोगों का जमावड़ा। प्रयागराज पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर की गई कड़ी सुरक्षा। कब्रिस्तान में बेटे के अंतिम यात्रा में हो सकती हैं शामिल, शाइस्ता परवीन। अतीक के आवास पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा। अतीक की पत्नी शाइस्ता आज कर सकती हैं सरेंडर। जी विनय, हम आपसे जानकारी लेंगे कि खबर आ रही है असद का शव दफना दिया गया है, इस बारे में आपकी क्या जानकारी है? जी, अंदर जो बैरिकेडिंग लगी है, मीडिया को अंदर जाने से मनाही है। अभी अंदर की बात जो चीजें निकल के सामने अभी नहीं आ पा रही हैं, लेकिन वहां पे जो है जो सुपुर्दे खाक हो रहा है, वहां पे कार्रवाई हो रही है। उनको दफनाने की जो है प्रक्रिया वो चालू है। वहां जो संबंधित लोग हैं, वहां प्रशासन ने जिनको अनुमति दी है, उनके वो एडवोकेट्स हैं, अंदर उनकी मौजूदगी है और वहां कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। जी, तो क्या अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि दफनाया गया है या नहीं? जी, अभी तक जो है मीडिया में खबर नहीं आ पाई है। हम लोग यहीं मौजूद हैं, लेकिन बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। ड्रोन कैमरे से जो है निगरानी की जा रही है और यहाँ पे जो है किसी के अंदर आने जाने के लिए मनाही है। जी विनय, तो असद का शव प्रयागराज के कब्रिस्तान पहुंच चुका है। साथ ही खबर आ रही है कि इस शव को दफनाया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। साथ ही पुलिस की कड़ी सुरक्षा भी है कब्रिस्तान पर। ड्रोन से लगातार निगरानी भी की जा रही है। ड्रोन से लगातार निगरानी कर रही है पुलिस। साथ ही असद की मां शाइस्ता परवीन कर सकती हैं आज सरेंडर। शव को दफनाया जा रहा है सर। सुरक्षा कारणों से असद के शव को पैतृक आवास पर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। कब्रिस्तान के अंदर भी केवल 5 से 6 बेहद करीबी लोगों को ही जनाजे में शामिल होने की अनुमति है। हाँ, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की, जहां कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद को दफनाने की प्रक्रिया जारी है। असद का शव पहुंचा प्रयागराज के कब्रिस्तान। साथ ही सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। विनय, अतीक ने कोर्ट में अर्जी दी थी असद के जनाजे में शामिल होने की। साथ ही यहां पर प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है। तो अभी क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है सामने? जी, जो है अतीक अहमद ने जो इसमें अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए एक याचिका दाखिल की थी
और उस पर अभी तक कोई प्रक्रिया अभी कोर्ट द्वारा नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर जो है असद को दफनाने की जो है खाके सुपुर्द करने की जो प्रक्रिया यहाँ पे चालू है, और बस कुछ ही देर में जो है उसको खाके सुपुर्द कर दिया जाएगा। जी अतीक अपने बेटे को आखिरी बार देख पाएंगे या नहीं, इसके क्या कवायद लगाए जा रहे हैं? जी बता दें कि जो है सुरक्षा के कारणों से उसको जो है प्रशासन अतीक को नहीं मिली है इस अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए। लेकिन जो है उसकी जो है माता जो है शाइस्ता परवीन तो अंत्येष्टि में जो है आ सकती हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई इसकी सूचना नहीं मिल पाई है। प्रशासन की चप्पे चप्पे पे तैनाती की गई है, महिला पुलिस कर्मियों की भी जो है तैनाती की गई है। जी साथ ही खबर आ रही है कि अशद के भाई ने भी अर्जी दाखिल की है अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की, तो इस पर क्या कुछ अपडेट है आपकी? जी बता दें उसके परिवार के जो है ये अतीक अहमद और उसके जो है लड़के और वो दोनों ने जो है कोर्ट में याचिका दाखिल की थी इस अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए, लेकिन अभी तक कोर्ट से कोई भी प्रक्रिया नहीं आई है। मीडिया में अभी तक कोई भी सूचना नहीं दी गई है, जिसके कारण यहाँ पे जो है दफनाने की जो उसकी प्रक्रिया है यहाँ पे जो चालू कर दी गई है। उसके जो है जिनको 4-5 जो एक रिश्तेदार हैं, एक उनके वकील हैं, 4-5 लोगों को ही केवल अनुमति मिली है इस पूरे कार्यक्रम में जो है शामिल होने के लिए। यहाँ पे जो है प्रशासन की जो है चप्पे चप्पे पे तैनाती है, किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जी जी साथ ही बड़ी खबर ये मिल रही है कि अशद का शव दफना दिया गया है। अतीक का बेटा अशद हुआ सुपुर्द ए खाक। कब्रिस्तान के पास कड़ी सुरक्षा। रिश्तेदारों को कब्रिस्तान जाने की इजाजत। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन हुआ असद। कब्रिस्तान के पास कड़ी सुरक्षा। रिश्तेदारों को कब्रिस्तान जाने की इजाजत। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन हुआ असद। कब्रिस्तान के पास कड़ी सुरक्षा। रिश्तेदारों को कब्रिस्तान जाने की इजाजत। अतीक का बेटा असद हुआ सुपुर्द ए खाक। कब्रिस्तान के पास कड़ी सुरक्षा। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन हुआ असद। विनय आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे आगे भी तमाम जानकारी लेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।